भारतीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। 13 नवंबर को पहली फेज की वोटिंग होगी, जिसमें 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जिसमें 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और वहीं 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि प्रदेश में वोटर्स की संख्या 2.6 करोड़ है, जिनमें से 1.9 करोड़ महिला मतदाता है। वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 1.39 करोड़ है। सरकार झारखंड में 2 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सभी 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में पहले चरण का मतदान 23 नवंबर को होगा। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। प्रथम चरण के मतदान में कुल 43 सीट होंगे। प्रथम चरण में कोडरमा, बरकट्टा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलीबेरा, लोहरदगा, मनिका, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर में प्रथम चरण में मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में कुल 38 सीटों पर मतदान होगा। राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिटीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागवा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बागोदर, जमुआ, गांडे, गिरडी, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टोंडी, बागमरा, सिल्ली, खिजरी में दूसरे चरण में मतदान होगा। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ यूपी बिहार समेत इन 13 राज्य की 49 सीटों पर होंगे चुनाव। भारतीय चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र सहित उपचुनाव की भी घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार 13 राज्य की 49 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इनमें लोकसभा और विधानसभा दोनों सीटों के लिए मतदान होंगे। वायनाड समेत 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इसी तरह महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल की बसीरहाट सीट तृणमूल सांसद के निधन से खाली हुई है। साथ ही 13 राज्य की 49 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई है। तारिक अनवर, अधीर रंजन और मल्लू भट्टी विक्रमार्क को कांग्रेस ने बनाया चुनावी पर्यवेक्षक। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने झारखंड के लिए अपने 3 सीनियर नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा सदस्य तारिक अनवर, पूर्व सांसद अधीर रंजन और चौधरी और भट्टी विक्रमार्क मल्लू को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, झारखंड की जेएमएम कांग्रेस सरकार धोखेबाजों की सरकार है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 29 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। इसमें मैया सम्मान योजना की राशि में वृद्धि की गई है। इसके तहत अब लाभार्थियों को 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये दिए जाएंगे। इस पर असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा चुनावी सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड की झामुमो कांग्रेस सरकार धोखेबाजों की सरकार है। उन्होंने कहा कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद अब सरकार चुनाव के बाद गरीबों को पैसे देने की बात कर रही है। झारखंड की जनता जल्द ही तय करेगी कि उन्हें मोदी की सरकार चाहिए या झामुमो कांग्रेस की सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर लगाई रोक। अब लड़ सकेंगी चुनाव। 2 आपराधिक मुकदमों में जिला अदालतों से सजा मिलने की वजह से वर्ष 2022 में झारखंड विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाली कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला अदालतों के फैसले की चुनौती देते हुए दायर की गई क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने दोनों मामलों में उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनके चुनाव लड़ने पर लगी रोक तत्कालिक तौर पर निष्प्रभावी हो गई है। राज्य की रामगढ़ सीट से कांग्रेस की विधायक रही ममता देवी को रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुए बहुचर्चित गोलीकांड में हजारीबाग स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2022 के दिसंबर महीने में 5 साल की सजा सुनाई थी।
दरअसल गोला थाना क्षेत्र स्थित इनलैंड पावर लिमिटेड कंपनी में मजदूरों के शोषण का आरोप लगाते हुए ममता देवी की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन अचानक हिंसा हो उठा था और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग की थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 24 लोग घायल हो गए थे। इसी मामले में अदालत ने ममता देवी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इस घटना से जुड़े मामले में उनके खिलाफ रजरप्पा थाने में एक अन्य केस दर्ज हुआ था जिसमें उन्हें रामगढ़ जिला कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हजारीबाग की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद रामगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस विधायक ममता देवी को जेल जाना पड़ा था और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। फिलहाल वह दोनों मामलों में पहले से जमानत पर है। इन दोनों मामलों में झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी क्रिमिनल अपील पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने दलील पेश की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने पक्ष रखा है। मैया योजना की राशि बढ़ाने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा, सब समझते हैं लोग। बेरोजगारी भत्ता पर सरकार को घेरा। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया योजना की राशि बढ़ाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये राशि वे सिर्फ 3 माह के लिए दे रहे हैं, ये राशि पहले क्यों नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि लोग सब समझते हैं। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। दरअसल बाबूलाल मरांडी दिल्ली जाने के लिए रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि वह बैठक के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जहां राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। जब उनसे मैया योजना की राशि बढ़ाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह 3 माह के लिए इसे दे रहे हैं। उन्होंने पहले यह काम क्यों नहीं किया। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान हमने उनका समर्थन किया। बेरोजगार स्नातक युवाओं को 5,000 रुपये और बेरोजगार स्नातकोत्तर युवाओं को 7,000 रुपये देने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कुछ नहीं किया गया। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की सरकार सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जहां मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया। इसके अलावा पारा शिक्षकों को EPF का लाभ देने के साथ साथ कई बड़े फैसलों पर भी हरी झंडी मिली। रांची के नए डीसी बने वरुण रंजन। मंजूनाथ भजंत्री से ग्रहण किया पदभार। आईएएस अधिकारी वरुण रंजन रांची के नए उपायुक्त बनाए गए हैं। मंजूनाथ भजंत्री को पिछले दिनों रांची का उपायुक्त बनाया गया था। मंगलवार को रांची के नए उपायुक्त वरुण रंजन ने मंजूनाथ भजंत्री से पदभार ग्रहण किया। वरुण रंजन 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। राज्य सरकार की ओर से इस बाबत अधिक सूचना जारी कर दी गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राज्य सरकार ने एक बार फिर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाकर वरुण रंजन को नया उपायुक्त बनाया गया है। मंजूनाथ भजंत्री को JSLPS का नया CEO नियुक्त किया गया है। JSLPS के CEO के रूप में कार्यरत मृत्युंजय कुमार वर्णवाल को स्थानांतरित करते हुए मनरेगा का नया आयुक्त बनाया गया है। हालांकि वे पहले से JSLPS के अलावा इसके अतिरिक्त प्रभार में थे। झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन को राज्य सरकार ने मंगलवार को तबादला कर दिया। उन्हें रांची की कमान सौंपी गई है। मंजूनाथ भजंत्री की जगह उन्हें रांची का नया उपायुक्त नियुक्त किया गया है। राहुल सिन्हा को हटाकर पिछले दिनों मंजूनाथ भजंत्री को रांची जिले की कमान सौंपी गई थी। हाईकोर्ट ने सभी यूनिवर्सिटी के VC और रजिस्ट्रार को 22 अक्टूबर को सशरीर उपस्थित होने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को 22 अक्टूबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। यह फैसला घंटी आधारित शिक्षक प्रभुला सोरेन की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ। कोर्ट ने कहा कि घंटी आधारित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तुलना में कम वेतन मिलता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। साथ ही राज्य के छात्रों और शिक्षकों का पलायन दूसरे राज्यों में होता है। इसके साथ कोर्ट ने JPSC से भी शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मांगी है। इस मामले में प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। बता दें कि प्रभुला सोरेन ने सोमवार को कोर्ट में कहा था कि राज्य के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों की एडहॉक नियुक्ति की गई है। इस पर कोर्ट ने पहले भी कहा था कि ऐसी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। इसी को लेकर कोर्ट ने राज्य के सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को 22 अक्टूबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अब आवास की फर्जी लिस्ट दिखाकर लोगों से ठग रहे पैसे। गढ़वा के रमकंडा प्रखंड में इन दिनों ठग घूम रहे हैं।
इन ठगों ने अब तक दर्जनों लाभुकों से वो आवास की सूची में नाम दिखाकर दर्जनों लोगों से आवास की राशि खाते में डलवाने के नाम पर ठगी कर ली है। इसका खुलासा मंगलवार को उस समय हुआ जब इसी मामले में ठगी का शिकार हुए उदयपुर की सीतापति रामगंडा प्रखंड कार्यालय पहुंची। ठगों ने इनसे अब आवास के लिए खाते में 1 लाख रुपए डलवाने के नाम पर 7,000 रुपये की ठगी कर ली। प्रखंड कार्यालय पहुंची सीतापति ने बताया कि सोमवार को उसके घर के कुछ लोग पहुंचे थे। वे लोग रामगंडा के रोजगार सेवक के रूप में अपना परिचय बताया। कहा कि ठगों ने उन्हें अबू आवास की सूची दिखाकर उनमें उसका नाम कंफर्म करवाया, वहीं आधार कार्ड और पासबुक की मांग की। इसके बाद उसने रामगंडा वीडियो से 24 घंटे के खाते में 1 लाख रुपये भेज दिए जाने के एवज में 7,000 रुपये की ठगी कर ली। सीतापति ने बताया कि वह एक दिन मंगलवार को प्रखंड कार्यालय पहुंची, वहीं संबंधित विभाग में अबू आवास की सूची में नाम चेक कराया। बताया कि अबू आवास की सूची में उसका नाम नहीं मिला तो उसे ठगी का शिकार होने का पता चला। साहिबगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोहंडा में हाईवा से जोरदार धक्का लगने से 55 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद बुजुर्ग को इलाज के लिए आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी योगेंद्र रविदास है, जिसे साहिबगंज की तरफ से आ रही हाईवा ने जोरदार टक्कर मारी है। बताया जा रहा है कि हाईवा में नंबर प्लेट नहीं है। दुर्घटना के बारे में बताते हुए मृतक के पुत्र मनीष कुमार ने बताया कि मेरे पिता रोज की तरह फूल तोड़ने साइकिल पर लोहंडा गए हुए थे। आने के क्रम में वे अपने साइड से आ रहे थे, इसके बावजूद भी हाईवे चालक ने उन्हें टक्कर मारा है। उन्होंने बताया कि सूचना पाते ही हम सब घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि उन्हें अस्पताल भेजा गया है। जब अस्पताल पहुंचे तो पाया कि डॉक्टर ने मेरे पिता को मृत घोषित कर दिया है। इधर घटना के कुछ देर बाद साहिबगंज बोरिया मुख्य मार्ग को ग्रामीणों द्वारा जाम कर दिया गया।